हम बढ़ रहे हैं अध्याय 14 प्रश्नावली 1। ठीक है, प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है नीचे की सूची में कुछ अभिगृहित प्रमेय व परिभाषाएं दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो कथन पहला है हमारा पूर्ण हिस्से से बड़ा होता है। पूर्ण जो है क्या होता है, हिस्से से बड़ा होता है। कहने का मतलब ये क्या है, अभिगृहित है। अभिगृहित कहने का मतलब ऐसा गणितीय कथन जिसे किसी गणितीय अवधारणा के लिए क्या प्रारंभिक कथन क्या मान लिया गया हो, सत्य मान लिया गया हो, क्या कहलाता है, अभिगृहित कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, एक सत्य रूप में क्या है, ये परिभाषा है। कोई सा भी हम डेरिवेशन करेंगे तो ये सत्य मान के चलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। तो पूर्ण जो है हिस्से से बड़ा होता है। जैसे पूर्ण कहने का मतलब, पूर्ण मान लिया जाए, मैं बोल दिया एक सेब है, ये आपका एक सेब है, ये पूर्ण रूप से है। अब मैं इसको काट दिया तो हिस्सा कर दिया, हिस्सा कर दिया ना, हिस्सा कर दिया, 3 हिस्सा कर दिया, तो पूर्ण जो है हिस्से से बड़ा होता है। तो ये पूर्ण है तो हिस्सा से ये बड़ा होगा ना, छोटे हिस्से से क्या होगा, बड़ा होगा। बस यही कहना चाह रहा है कि पूर्ण जो है हिस्से से बड़ा होता है। कथन 2, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप, तीनों भुजाओं की माप कहने का मतलब है अलग अलग हो कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों भुजाओं का माप अलग अलग कह रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, आपका तीनों भुजाएं अलग अलग है। ठीक है, तीनों भुजा क्या है, एक छोटा है एक बड़ा है, ये ऐसे करके तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है। ये क्या है, परिभाषा है। प्रश्न तीसरा है यदि n विषम पूर्णांक है तो n बराबर क्या होगा, 2k+1 लिखा जा सकता है। यदि n जो है विषम पूर्णांक है तो उसको कैसे लिखेंगे, 2k+1 लिखा जा सकता है, जहां k कोई पूर्णांक है। ये भी क्या है, परिभाषा है। 5 कथन दिया गया है, उसके बाद इसका क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को इसी के बेस पे हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो कथन चौथा है दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, ठीक है, दो त्रिभुज हैं तो इनके संगत भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, ये कथन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस को हल करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है कथन 5वां, यदि कोई दो वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर हैं। यदि कोई दो वस्तुएं, मान लिया जाए दो वस्तु, एक वस्तु हो गया ये हो गया और दूसरा वस्तु ये हो गया, यदि दो वस्तुएं तीसरी वस्तु के बराबर है, ये पहला वस्तु है ये दूसरा, ये दोनों क्या है, तीसरी वस्तु ए के बराबर हैं, ये तीसरी वस्तु ए के बराबर हैं, तो पहली दोनों वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, पहला और दूसरा भी क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। ये कथन दिया गया है 5 कथन। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दी गई जानकारियों के लिए संभव निष्कर्ष कथन लिखें। तो पहला वाला क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके बताया है बुक में, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज RST और त्रिभुज XYZ में RS बराबर है XY और ST बराबर है YZ और TR बराबर है किसके, ZX है। ठीक है, मतलब इसके संगत भुजा क्या है, देखो RS बराबर है XY, ये RS बराबर है किसके, XY के, ST बराबर है किसके, YZ के, और TR बराबर है किसके, ZX के। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनके संगत भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो कौन सा कथन यूज होगा, देखो संगत भुजा बराबर है वाला कौन सा कथन है यहाँ पर, हाँ, ये त्रिभुज के संगत, दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर हल, त्रिभुज RST और त्रिभुज XYZ की संगत भुजाएं क्या हैं, कि संगत भुजाएं क्या हैं, संगत भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। संगत भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, संगत भुजाएं बराबर हैं। अतः
कौन सा कथन है, कौन सा कथन यूज़ कर रहे हैं, दो त्रिभुजों में यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है, तो कौन सा कथन यूज़ कर रहे हैं, कथन नंबर चौथा। अतः कथन 4 से क्या निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा आपका, निष्कर्ष निकलेगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, त्रिभुज RST और त्रिभुज XYZ क्या है, सर्वांग सम है। RST सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज XYZ के, ठीक है। ये सर्वांग सम है, खाली ये वाला चिन्ह रहता तो समरूप रहता है, बराबर के ऊपर में समरूप वाला सिंबल है तो वो क्या होते हैं, सर्वांग सम है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, AB बटे 2 बराबर AC, ये तो पहला वाला आ गया ना, जब मैं बताया पूर्ण जो है हिस्से से बड़ा होता है, पूर्ण ये क्या है, पूर्ण है, और ये क्या है, हिस्सा है, तो कौन बड़ा होगा, AC वाला बड़ा होगा। यहाँ पर क्या है, AB जो है क्या है, AB AC का क्या है, AC का क्या है, आधा है, ठीक है। अतः कथन किससे, कथन 1 से क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, AC बड़ा होगा किसके, AB के, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा पूर्ण है, और ये क्या है, आधा है। AB क्या है, आधा है। AB AC का क्या है, AC का क्या है, आधा है। अतः कथन 1 से क्या निष्कर्ष निकलेगा, कथन निष्कर्ष क्या निकलेगा, AC क्या होगा, बड़ा होगा किससे, AB का। AB क्या है, AC का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, L बराबर K प्लस 5, K प्लस 5, L बराबर K प्लस 5 बटा 2 और 2M बराबर K प्लस 5 है, जहाँ K, L और M क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर भी पढ़े हैं, परिमेय संख्या, लेकिन उसको क्या करते हैं, Q से डिनोट करते हैं, Q से, ठीक है। और R जब रहता है तो वो क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो L, तो यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। L बराबर क्या दिया हुआ है, K प्लस 5 बटे 2, तो ये 2L इधर आ जाएगा, तो 2L बराबर K प्लस 5 हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया हुआ है 2M बराबर K प्लस 5, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। 2 समीकरण हो गए। अब देखो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। कौन सा प्रमेय से बोल सकते हैं, कौन सा कथन से बोल सकते हैं, यदि कोई 2 वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर हैं तो पहली दोनों वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। मान लिया जाए ये पहले 2 वस्तु हो गया और ये तीसरी वस्तु के क्या है, बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होगा। यहाँ पर वस्तु नहीं है, यहाँ पर संख्याएं दिए हुए हैं, ठीक है, अचर चर के रूप में। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। कथन कौन सा कथन हो जाएगा, 2L बराबर 2M, कथन किससे, यहाँ पर लिख सकते हो कथन 5 से। तो यहाँ पर दोनों तरफ से 2 2 कट गया, यहाँ पर L बचेगा, यहाँ पर M बचेगा। L बराबर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकला, हमारा निष्कर्ष निकला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज DEF में DE बराबर नहीं है, EF बराबर नहीं है FD, मतलब इनके भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। तो कौन सा कथन हो जाएगा, देखो कौन सा कथन यूज हो जाएगा यहाँ पर, इसके क्या है, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो कोई भी कथन आपस में बराबर नहीं है। हाँ, तो ये कथन 2, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो वह त्रिभुज क्या होते हैं, विषम बाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक। तो इसको लिख लेंगे, चूंकि त्रिभुज DEF में भुजा परस्पर बराबर नहीं है, अतः कथन 2 से
कथन 2 से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष क्या निकलेगा, कथन 2 से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि त्रिभुज DEF क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं, DEF क्या है, एक विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट क्या है, 141 एक विषम पूर्णांक है, ये तो है दिख रहा है 141 एक विषम संख्या है ना, लेकिन हमें किस फॉर्म पे लिखना पड़ेगा, कथन क्या दिया हुआ है विषम के लिए, यदि n विषम पूर्णांक है तो ये 141 विषम पूर्णांक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, n बराबर 2k+1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ k कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो 141 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 141 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणित 70 मतलब 2k1 + 1 इस फॉर्म पे हो जाएगा, 7 दूनी 14 140 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर और 70 क्या है, 70 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो मैं कौन सा कथन यूज करूंगा, कथन नंबर, कौन सा कथन है यहाँ पर, कथन नंबर तीसरा से, कथन नंबर तीसरा से, कथन 3 से क्या निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकला यहाँ पर, निष्कर्ष क्या निकला, 141 क्या है, एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, यदि n1 n2 दो सम पूर्णांक है, मतलब ये क्या है, सम संख्या है, n1 n2 क्या है, सम पूर्णांक है, तथा k1 और k2 कोई पूर्णांक है, और ये k1 k2 क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन n1 n2 क्या है, सम पूर्णांक है, हो गया, ठीक। तो सम पूर्णांक की परिभाषा का उपयोग करके n1 और n2 को क्रमशः k1 और k2 के रूप में लिखिए। तो परिभाषा क्या कहता है कि जब भी क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, सम पूर्णांक बनाना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, n1 k1 k2 के फॉर्म में लिखना है, तो n1 बराबर 2k1 लिख सकता हूँ, या क्या लिख सकता हूँ, n बराबर 2k2 लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख लो यहाँ पर हल, यदि k1 और k2 क्या है, दो पूर्णांक हैं, तथा n1 n2 दो, ये n2 है ना, n1 n2 दो सम पूर्णांक हैं, सम पूर्णांक है, तब परिभाषा से हम कैसे लिख सकते हैं, पूर्णांक है, तब परिभाषा से क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक की परिभाषा का उपयोग कर रहे हैं, परिभाषा से क्या हो जाएगा, n1 बराबर क्या हो जाएगा, 2k1 होगा, या हो जाएगा आपका n1 बराबर 2k2, ठीक है। उसी प्रकार n2 बराबर क्या हो जाएगा, 2k1 हो जाएगा, या n2 बराबर क्या हो जाएगा, 2k2 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना था, कुछ नहीं करना था। गुणा n1 n2 को k1 और k2 के रूप में लिखिए, n1 यहाँ n1 मान लिया जाए क्या है, 2k1 है, यदि यहाँ पर क्या है, n1 बराबर 2k1 और n2 बराबर क्या ले रहा हूँ मैं, 2k2, ये 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि ये पूर्णांक है ये और सम पूर्णांक है, पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सम पूर्णांक क्या होगा, सामने में यदि 2 का मल्टीप्लाई होगा तो n1 और n2 क्या है, तो इसमें n1 और n1 n2 क्या है, सम पूर्णांक है, तो सम बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो n1 बराबर 2k1 है, n2 बराबर 2k2 है, यहाँ सेम वही यहाँ पर भी किए हैं, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करना है n1 इंटू n2, तो क्या हो जाएगा, 2k1 इंटू 2k2, तो n1 इंटू n2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, k1 k2 हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्म पे हमें क्या करने के लिए बोला था, k1 k2 के रूप में लिखने के लिए बोला था, तो ये भी हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, तीसरा क्वेश्चन है, अब n1 n2 को k1 और k2 के रूप में लिखिए, n1 n2 को k1
n1 प्लस n2 को k1 और k2 के रूप में लिखे तो n1 क्या है यहाँ पर, n1 क्या हो जाएगा 2k1 हो जाएगा क्योंकि एक समपूर्णांक है और ये पूर्णांक है इसलिए, और n2 को मैं क्या लेके चल रहा हूँ 2k2। तो हम यहाँ पर n1 प्लस n2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2k1 प्लस 2k2। तो यहाँ से n1 प्लस n2 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, k1 प्लस k2। ठीक है, k1 k2 के रूप में लिखे बोला था। n1 और n2 सम संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, क्यों है ये हमें निकालना है। तो n1 बराबर क्या है 2k1 है और n2 बराबर क्या है 2k2 है। अब हम निकालते हैं n1 इंटू n2, तो ये क्या हो जाएगा 2k1 इंटू 2k2, तो ये हो जाएगा आपका 4k1 k2 हो जाएगा। ठीक है, 4k1 k2 हो जाएगा। अब देखो ये k1 k2 क्या है, पूर्णांक संख्या है और ये क्या है, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 क्या है, एक क्या है समपूर्णांक है। तो हम बोल सकते हैं कि k1 k2 क्या है, k1 k2 क्या है, एक पूर्णांक है। अतः क्या हो जाएगा 4k1 k2 क्या हो जाएगा, एक समपूर्णांक हो जाएगा, ये 4 समझ में नहीं आ रहा तो 2 गुणित 2 लिख सकते हो। ठीक है, पूर्णांक होगा, समपूर्णांक होगा। वैसे ही n1 प्लस n2 सम संख्या है या विषम, और क्यों पूछा है तो देख लेते हैं। इसमें भी n1 प्लस n2, तो ये हो जाएगा 2k1 प्लस 2k2, तो दोनों में से 2 कॉमन निकल गया। यहाँ पर से तो स्पष्ट पता चल रहा है क्योंकि k1 और k2 क्या है, k1 प्लस k2 क्या है, k1 k2 क्या है, एक पूर्णांक है, एक क्या है पूर्णांक है। अतः 2k1 प्लस k2 क्या होगा, एक समपूर्णांक होगा। ठीक है, तो n1 प्लस n2 भी क्या होगा, तो यहाँ पर भी लिख सकते हो n1 प्लस n2 भी क्या होगा, एक समपूर्णांक होगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हो सके तो इसको आज कंप्लीट ही कर दें। यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघाती समीकरण है। ये क्या है, हमारा द्विघाती समीकरण है। ये क्वेश्चंस तो हम बार बार कराए हुए हैं, पिछले क्वेश्चंस में लाइव क्लास लेते हैं उसमें भी हम ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघाती समीकरण है जहाँ a b c क्या है, रियल नंबर है और a कभी भी 0 नहीं है, तो इनमें से 0 ए क्या है, बराबर नहीं है 0 के, तो इनमें से कौन कौन से समीकरण द्विघाती समीकरण हैं। जहां पर भी आपको x² वाला दिख रहा है वो तो द्विघाती समीकरण है। ठीक है, तो ये नहीं है, स्क्वायर वाला दिख रहा है ना, नहीं है। क्योंकि यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू क्या है 0 है, इसलिए ये क्या है द्विघाती समीकरण नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी क्या है आपका द्विघाती समीकरण है। यहाँ पर भी a इज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात a बराबर नहीं है 0 के, तो ये भी क्या है द्विघाती समीकरण है। और bx बराबर 0, यहाँ पर a इक्वल टू क्या है 0 है, तो ये क्या है हमारा द्विघाती समीकरण नहीं है। ये क्वेश्चंस आप लोग खुद बना सकते थे, ये क्वेश्चंस तो मेरे को बताने के लिए बताना ही नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे को बताना ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। नीचे परिमेय संख्या q की परिभाषा है। q बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या का परिभाषा ये दिया हुआ है, q बराबर p बाई q, जहाँ क्या होता है p q क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर अर्थात पूर्णांक संख्या होता है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है बराबर नहीं है किसके, 0 के। परिमेय संख्या की परिभाषा शब्दों में लिखिए, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, किसी परिमेय संख्या q को p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखते हैं। ठीक है, p बाई q के रूप में लिखते हैं, जहाँ p q क्या है
कोई दो क्या है, पूर्णांक है, और q का मान शून्य नहीं हो सकता। q का मान क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, क्या 6/0 परिमेय संख्या है? तो ये क्या है, नहीं है, नहीं है। क्या 6/0 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या नहीं है। 6/0 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर q = 0 हो गया है, और हम देख सकते हैं परिभाषा में कि q = 0 नहीं होना चाहिए। q = 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर q का मान 0 हो गया है, इसलिए ये क्या है, नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं है, नहीं है, क्योंकि q = 0 है। ठीक है, क्या 81/1 या 81, खाली 81 दे देता तब भी हमें पूछ सकता था क्या 81/1 परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि p बराबर भी एक पूर्णांक संख्या है और q बराबर भी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 81/1 क्या है, पूर्णांक क्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर p और q दोनों क्या हैं, पूर्णांक संख्या है। अर्थात क्या है, यहाँ पर q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है। ये क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। यदि b+9 एक परिमेय व्यंजक है जहां a b क्या है, नेचुरल नंबर है, अर्थात प्राकृतिक संख्या है, तो a का कौन सा मान यहाँ मान्य नहीं है? देखो, a का मान कौन सा मान यहाँ पर मान्य नहीं है, अर्थात यहाँ पर कौन सा मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। वही मान नहीं होगा, वही मान क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सब एग्जिस्ट करेंगे। तो b+9, b का मान तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन a-5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ये जो है हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं 5 रख दूंगा तो 0 हो जाएगा ना। तो कौन सा मान यहाँ पर मान्य नहीं है? तो यहाँ पर 5 जो है मान्य नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ a बराबर 5 क्या है, मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। क्योंकि a बराबर 5 लेने पर q बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, कौन सा संख्या मान्य नहीं है और क्यों? और जब q बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, q बराबर 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या वो तो नहीं होगा। ठीक है, उसके कोई परिभाषित नहीं किया जा सकता। यदि सेम क्वेश्चन है, p² + 7 और q² - 25 परिमेय व्यंजक है जहां q का मान 5 और -5 नहीं हो सकता, परिभाषा का उपयोग यहाँ q का मान क्या होगा, 5 और -5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, परिभाषा का उपयोग करना है, हमें बताना है। ठीक है, यदि p² + 7 और q² - 25, यदि मैं यहाँ पर देखो 5 रखता हूँ तो p² + 7, ऊपर तो कुछ भी रख सकते हैं, q का मान 5 रखा तो ये 5² हो गया, -25, तो ये 25, ये भी 25 हो जाएगा, और 25 में 25 जाएगा तो p² + 7 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये तो मान्य नहीं है। उसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर -5 रख देता, ये तो p² + 7 है, और -5 का स्क्वायर रख देता, तब भी क्या होगा, इसके मान एग्जिस्ट नहीं करेंगे। -5 का वर्ग भी कितना होगा, 25 होगा, -5 अंदर में है ना, तो -5 × -5 तो 25 हो जाएगा, -5 तो प्लस और 25, ये हो गया -25, तो ये भी क्या हो जाएगा, p² + 7 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख लेना, यहाँ q का मान, क्या लेने पर, 5 और -5 लेने पर हर क्या हो जा रहा है, हर 0
हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, अर्थात क्यू जो है क्या हो जाएगा, क्यू जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम परिभाषा देखते हैं तो हर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो क्यू 0 हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो परिमेय व्यंजक, परिमेय संख्या या परिमेय, यहाँ पर व्यंजन दिया हुआ है तो परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर व्यंजन दिया हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है तो परिमेय व्यंजक। ठीक है, व्यंजन नहीं व्यंजक। ठीक है, परिमेय व्यंजक की परिभाषा से क्या हो जाएगा, की परिभाषा से व्यंजक का हर क्या हो जाता है, शून्य। परिमेय व्यंजक की परिभाषा से व्यंजक का हर शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, शून्य नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या रख रहे हैं, जब हम क्या रख रहे हैं, 5 और -5 रख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो, ये समझ में आया होगा। ये यहाँ पर भी 5 क्यों नहीं होगा, इसी प्रकार से यहाँ पर b + 9, यदि 5 रख देंगे तो -5, तो b + 9 बराबर बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसलिए क्या यहाँ पर 5 मान्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और इस प्रकार के क्वेश्चन ना आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 1 अंक में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल आता है और इसी प्रश्नावली से आता है। ठीक है, प्रश्नावली से आता है या इसके अंदर में जो भी पढ़े हैं, जो भी संख्याएं पढ़े हैं, लाइव क्लास पे पढ़े हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं और लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।